हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में। तो आई होप कि आप सब लोग घर पर होंगे और सेफ होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि लेखपाल 2020 की जो वैकेंसीज़ है 5200, उसके लिए आप लोगों ने कमर कस ली है, पढ़ाई शुरू कर दी है और एक जॉब इसमें से आप लोगों को इस बार लेनी ही लेनी है। तो आपके इसी कोशिश और एफर्ट में थोड़ा सा हेल्प करने के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है और इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में दिए हुए, सब वन बाय वन। तो आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ भारत का इतिहास। तो अगर आप लोगों को ये एफर्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बराबर में छोटा सा बेल आइकन बना हुआ है उसको भी बड़े प्यार से प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और साथ ही साथ अगर कोई आपका दोस्त है जो इसी तरीके की तैयारी कर रहा है तो उसको भी रिकमेंड कीजिए कि वो इस चैनल से पढ़े। और यहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं है, किसी तरीके के चार्जेस नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो बात करते हैं अपने लेसन की। तो इस लेसन में या इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ हिस्ट्री की बात की है और लास्ट में वीडियो के कुछ क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस तरीके के पूछे जा सकते हैं, मैंने इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, तो सिलेबस जैसे हमने बात की थी पिछली वीडियो में, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो को, वहाँ से जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी सर्च करके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके सिलेबस में दो टॉपिक लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है भारत का इतिहास, दूसरा लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ के हमें समझ में आ गया कि बात हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री की। अब भारत के इतिहास में इन्होंने मेंशन नहीं किया है कोई और टॉपिक, तो इसका मतलब ये है कि हम एंशियंट हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री दोनों को ही इसमें कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि एंशियंट हिस्ट्री भी काफ़ी बड़ी होती है और मॉडर्न मिडिएवल हिस्ट्री का भी बड़ा पार्ट है, तो हम उसकी जो रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है सिर्फ उतना पार्ट ही पढ़ेंगे और उससे हमें क्वेश्चन करने के बाद समझ में आएगा कि हमारे क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन और देखते हैं क्या है। तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। हिस्ट्री, सबसे पहले मैं हिस्ट्री की कुछ चीज़ आपके लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो हिस्ट्री वर्ड की अगर हम बात करें, जिसको हिंदी में इतिहास बोलते हैं, तो हिस्ट्री वर्ड जो है वो एक यूनानी भाषा का शब्द है, हिस्टोरिया। ये लिखा हुआ है स्क्रीन पर सामने, इस वर्ड से ये बना है। ठीक है, और जो हिस्टोरिया वर्ड है यूनानी भाषा का, इसको ग्रीक भी बोलते हैं। तो इस वर्ड का मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। मतलब ये कि आप छानबीन करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं या जो जानकारी इकट्ठा करते हैं उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक, अबाउट द पास्ट। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जानकारी जो इकट्ठी की जाएगी वो पास्ट के बारे में की जाएगी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो वर्ड हिस्ट्री आया, ये दरअसल सबसे पहले किया किसने, मतलब कौन था जिसके दिमाग में ये बात आई कि जो पास्ट है उनकी चीज़ों को एक किताब की फॉर्म देनी चाहिए या उसको लिखना चाहिए या किसी तरीके से उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये ग्रीक के ही एक व्यक्ति थे, हेरोडोटस इनका नाम था। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी हिस्टोरिया। तो इन्होंने इस बुक के अंदर जो प्रीवियस चीज़ें थीं, जो इनसे पहले हो चुका था, उसको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखने की कोशिश की। तो ये पहली किताब आप कह सकते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के पिता, हेरोडोटस। ध्यान रखना आप इस नाम को, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले एफर्ट किया था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करेंगे अपनी हिस्ट्री की। तो इंडियन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इंडियन हिस्ट्री को हम तीन बड़े हेड्स में डिवाइड कर देते हैं। तीन बड़े बड़े हेड हैं, इसमें डिवाइड करके हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। पहला है प्राचीन भारत, यानी इसको एंशियंट इंडिया कहते हैं। दूसरा हम मिडीवियल भारत पढ़ेंगे, इसको हम मध्यकालीन भारत कहते हैं। और तीसरा हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, इसको हम आधुनिक भारत कहते हैं। तो ये इस तरीके का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, और भी तरीके के क्लासिफिकेशंस हैं जो किए गए हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे और फिर एंशियंट इंडिया, मिडीवल इंडिया, फिर मॉडर्न इंडिया, तीनों ही पार्ट हम इसमें कवर करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में क्या बात है और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है। तो एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत की हम बात करें तो सबसे पहले तो हम कुछ फैक्ट जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, कि जैसे प्राचीन भारत को हम बात कर रहे हैं तो प्राचीन भारत भी काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, इसको हम किस तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो प्राचीन भारत का जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर हमने तीन बड़े हेड्स में किया है। ठीक, मतलब प्राचीन का काल को हमने बोला कि सबसे पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल है। उसके बाद हमने कहा कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, यानी आद्य ऐतिहासिक काल है। और तीसरा हमने बोला कि हिस्टोरिक पीरियड है, यानी
ऐतिहासिक काल है। अब इन तीनों कालों में क्या अंतर है, इनका क्या फीचर्स हैं, इसके कैसे हम बताएंगे कि ये काल में ये चीज़ रही होगी। तो इसमें हमने एक लाइन में चीज़ ऐड की है कि ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था इसका कोई लिखित स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मतलब एक पीरियड ऐसा रहा होगा जो बहुत पुराना था, बिल्कुल शुरू का मानव इतिहास का, तो उस समय का कोई लिखित स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए हमने कह दिया कि ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है, यानी इतिहास से भी पहले की बात है, प्राग ऐतिहासिक काल की बात है ये। ठीक है। दूसरा, तो फिर इसमें इसके बारे में हमें पता कैसे चला, ये क्वेश्चन बनता है कि हम कैसे जानते हैं। तो कुछ जीवाश्म और फॉसिल्स जो थे वो इस समय के पाए गए, क्योंकि फॉसिल्स तो बहुत लंबे समय तक, लाखों सालों तक रहते हैं अलग अलग प्रकार के। तो वो जीवाश्म हमें मिले अलग अलग जगह भारत में खुदाई करने पर। उसका डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या खुदाई करने से कौन सी चीज़ें मिली हैं। तो ये फॉसिल्स हमें मिले, उससे हमने उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, इंपॉर्टेंट जानकारी इकट्ठा की। ठीक है। अब दूसरा काल आया। दूसरा काल हमने कहा कि ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, मतलब ये आद्य ऐतिहासिक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें दरअसल हुआ ये कि इसमें लिपि डेवलप कर ली गई थी। ठीक है। पीछे क्या हुआ था, पीछे कोई लिपि ही नहीं थी, लिखित कोई प्रमाण ही नहीं था, लेकिन इसमें लिखित प्रमाण था। बट प्रॉब्लम ये आई कि वो लिखित प्रमाण हमारी समझ में नहीं आया, यानी वो हमारे लिए अबूझ रहा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन डेसिफर्ड। डेसिफर का मतलब होता है किसी चीज़ को पढ़ लेना, जान लेना, डेसिफर्ड। ठीक है। तो वो डेसिफर नहीं हो पाया, वो हमारे लिए अबूझ रहा, अगूढ़ रहा। ठीक है। तो फिर भी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है कि वो तो मिल गए, लिपि तो मिल गई, लेकिन लिपि को हम जान नहीं पाए। अब इसके बाद जो तीसरा पीरियड हमने कहा, उसके लिए हमने कहा कि ये वो वाला पीरियड है जिसके रिटन सोर्स हमारे पास उपलब्ध हैं, यानी हमारे पास किताबें उपलब्ध हैं, हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध हैं, हमारे पास और ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध हैं, लिखित प्रमाण हमारे पास हैं। इसको हमने कहा ये हिस्टोरिक पीरियड है। ठीक है। तो ये तीन क्लासिफिकेशन जो है इस तरीके से हमने इसमें किए। अब यहाँ थोड़ा सा हम डेट्स के बारे में जानेंगे कि डेट्स किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं और कैसे कैसे ये किया जाता है। कि जैसे हमने अभी बात की कि ह्यूमन बींग्स जो है वो यहाँ पर इतने, आपने देखा होगा लिखा हुआ कई जगह कि ये इतने ईसा पूर्व है, 2000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व या 5000 बीसी। तो ये बीसी क्या होती है, ईसा पूर्व क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, तो डेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए क्या है, ये लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को मान लीजिए कि ये एक समय की लाइन है। ठीक है। यहाँ से ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर ये ऐसे चलता जा रहा है, इधर भी कोई अंत नहीं नज़र आ रहा और इधर भी कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है। ये एक लाइन है। अब यहाँ पर एक बीच में कोई एक पॉइंट था जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ। ठीक है। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उस पॉइंट को हमने बोला कि ये 0 ईयर है। ठीक है। ये जो साल है वो 0 साल है। ठीक। और इसके पहले के जो साल हैं, इसके पहले की जो डेट हम नापेंगे या इसके आगे की जो डेट नापेंगे वो यही रेफरेंस लेकर हम नापेंगे। ठीक है। उसको हम नाम देंगे। ठीक। तो इन्होंने कहा कि इसकी जीसस क्राइस्ट के पहले, मान लो जीसस क्राइस्ट से 1000 साल पहले की बात हुई, कोई घटना है, तो इस घटना से पहले हम 1000 बीसी लिखेंगे। ठीक। और जीसस क्राइस्ट के बाद की कोई घटना है 1000 साल की, तो हम इसके बाद 1000 एडी लिखेंगे। ठीक। बीसी का मतलब होता है बहुत सिंपल, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। तो बिफोर क्राइस्ट जो है ईसा पूर्व, ये बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा पूर्व। और एनो डोमिनी का क्या मतलब होता है, ये थोड़ा सा हम देखेंगे। ये थोड़ा एनो डोमिनी लग रहा है, आफ्टर डेथ वगैरह लोग उसको बोलते हैं, लेकिन ये सब गलत है। एनो डोमिनी का, इसका एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी लैटिन भाषा का एक शब्द है और इसका मतलब होता है ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है। यानी ईश्वर का साल था ये, क्योंकि ईश्वर का जन्म हुआ था इसलिए इसको बोला ईश्वर का साल। अच्छा, ये जो कैलेंडर है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। पॉप ग्रेगोरी थे एक, उनके द्वारा ये सब कुछ स्टार्ट किया गया था, तो इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी हम बोलते हैं। ठीक है। अब आज के समय में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है और उस चेंज को भी हम समझ लेते हैं। एडी की जगह बहुत सी जगह सीई लिखा जाने लगा है, कॉमन एरा यूज़ किया जाने लगा है, और बीसी की जगह बिफोर कॉमन एरा का यूज़ किया जाने लगा है। ठीक है। तो इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, सीई और एडी का एक ही मतलब है कि ये जीसस क्राइस्ट के बाद की तारीखें हैं, और बीसी का मतलब ये जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले की तारीखें हैं। ठीक। तो इसको हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं और इसको ईसा बोला जाता है। ओके। तो मैं समझता हूँ यहाँ से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, और इतनी इन्फॉर्मेशन से आप समझ जाएंगे कि कैसे हमें डेट्स के आगे लिखना है।
अब बात आती है स्रोत की, यानी भारत का जो इतिहास हम बात कर रहे हैं कि इतने सारे इतिहास हमने पढ़ा, ये सब चीज़ें थी, इनका सोर्स क्या है, कैसे हमें पता चलता है इतिहास के बारे में। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं 1000 साल पहले का कोई व्यक्ति मौजूद है जो हमें बता देगा, या कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमें पता चल जाएगा। तो क्या सोर्स हैं आखिर, ये जानना की थोड़ी सी लालसा होती है। तो सोर्सेज को आप समझिए, जो सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री हैं, जो एंशियंट हिस्ट्री की बात हो रही है, उसमें धर्म ग्रंथ बहुत प्रमुख हैं, यानी जो रिलीजियस बुक्स हैं उनसे हमें पता चलता है इतिहास के बारे में। और ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ कुछ ऐसे हैं जो कि टाइम के साथ, धार्मिक ग्रंथ तो नहीं है लेकिन और ग्रंथ लिखे गए हैं, उनसे पता चलता है। बहुत से विदेशी हैं जिनके विवरण हैं, उनसे हमें पता चलता है देश की घटनाओं के बारे में। विदेशी लोग यहाँ आए थे और यहाँ पर घूमते थे, इधर उधर रहते थे बहुत समय तक, और उसके बाद वो उन सब चीज़ों को देखते थे और उसके बाद लिखते थे, उसको डिस्क्राइब करते थे, विवरण देते थे। तो उसको पढ़ के हमें पता चलता है कि ये किस तरीके की उस समय की लोग कैसे रहा करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, ये सारी चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत रिसेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में जो अवेलेबल हैं। और जो उससे भी पुरानी चीज़ें जाननी है तो उसके लिए मैंने बताया पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है हमारे पास, बहुत सारे फॉसिल एविडेंस हैं जिनसे हम पता लगाते हैं। ठीक, अब ये जो फॉसिल एविडेंस की बात हो रही है, इन सबको देखता कौन है, तो इन सबको पुरातत्वविद जो है इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो वो एक तरीके से डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं, खोज करते हैं, वो चीज़ों को, पुरानी चीज़ें निकालते हैं, उसके बाद उनको अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, फिर उसकी एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में जानकारी समझने की कोशिश करते हैं, फिर एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, और जिस नतीजे पे पहुंचते हैं उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं या सोर्स बोलते हैं। इन्हीं सोर्सों का यूज़ करके इतिहास को लिखा जाता है। ठीक है, तो धार्मिक ग्रंथों की हम थोड़ा ज़रा जल्दी से बात कर लेते हैं, कौन कौन से ग्रंथ थे और किस तरीके से इनकी बात हुई। तो रिलीजियस बुक्स जो हैं वो भारत की बात करें तो 3 बड़े रिलीजन हैं भारत में, और जिनकी किताबें हैं और उनसे हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। तो एक वैदिक ग्रंथ है हमारे पास, जैन ग्रंथ हैं और बौद्ध ग्रंथ हैं। ठीक, वैदिक ग्रंथों की अगर बात की जाए तो वैदिक ग्रंथों में क्या है, ये भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो इनमें वेद होते हैं। ठीक है, और वेदों की कुल संख्या 4 होती है। ये इसके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 बड़े वेद होते हैं, आपको नाम इनके ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब वेदों में जो है वो बहुत सारे यज्ञ और कर्म कांडों को डिटेल में समझाने के लिए क्या किया गया है, इन वेदों की डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। मतलब इसमें जो लिखा हुआ है उसको डिटेल्ड अच्छे से कैसे समझा जाए, उसके लिए हमने क्या है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, वो एक तरीके से इनकी डॉक्यूमेंट्री आप कह सकते हैं। तो वेद जो है 4 हैं, उनके 4 जो उनके साथ ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं वो मैंने यहाँ पे टेबल में लिख दिए हैं। जैसे ऋग्वेद के साथ है ऐतरेय एवं कौशितकी, यजुर्वेद के साथ है शतपथ या वाजसने, और सामवेद के साथ है पंचविश, और अथर्ववेद के साथ है गोयत। ठीक है, तो ये आपको अगर पता होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, आप टिक कर देंगे कि ये, ऐसा नहीं आएगा कि बहुत इसके बारे में डिफिकल्ट होगा, ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो एक बार आप पढ़ लेंगे, आपको याद रहेगा, तो आप इसको समझ जाएंगे कि ये इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब कुछ और ग्रंथ भी थे इसके अलावा। तो आरण्य ग्रंथों की बात करें, आरण्य ग्रंथों में क्या दिया हुआ था, दार्शनिक एवं रहस्यमय विषयों के बारे में इसमें वर्णन होता था, और ये 7 आरण्य ग्रंथ थे। ठीक, इसके बाद आते हैं उपनिषद। तो वैदिक साहित्य का ये अंतिम भाग है, मतलब सबसे बाद के हैं ये, और इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए भी हमें वेदांतों की या उपनिषद की आवश्यकता होती है। कुल 6 उपनिषद हैं जो यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, इनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं। ये हैं शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब ये बिल्कुल स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को बस ये याद रखना है, पढ़ना है और इसको देखना है कि कोई क्वेश्चन आपसे बचे ना। अगली बात हम करते हैं दर्शन की। तो दर्शन में क्या है, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, जीव जंतुओं आदि से संबंधित विषय जो है, इस तरीके की बातें जो की गई थी वो दर्शन में की गई थी। फिलॉसफी जिसे हम कहते हैं आज के टाइम में, तो दर्शन में इस तरीके की चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। तो इससे भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं, एक व्यू और पर्सपेक्टिव पता चलता है कि उस समय के लोग किस तरीके के दर्शन रखते थे। अब जैसे ये जो प्रमुख दर्शन है वैदिक काल के, वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं कि ये जैसे दर्शन लिखा हुआ है, यहाँ उसका प्रवर्तक लिखा है। तो दर्शन के साथ प्रवर्तक जुड़ा होता है। जैसे सांख्य दर्शन का प्रवर्तक होता है कपिल, योग का होता है पतंजलि, वैशेयिक का है कणाद, न्याय का है गौतम, पूर्व मीमांसा का है जैमिनी, उत्तर मीमांसा का है बद्रनारायण, और चारवाक का है चारवाक। अब दर्शन के बाद जो है हम दूसरा धर्म के ग्रंथों की बात करते हैं, जो कि एक बड़ा धर्म है बौद्ध धर्म। और इसमें कौन कौन से ग्रंथ हैं, क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो जो ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ की बात हम कर रहे हैं, वो पाली भाषा में लिखे गए थे और इसमें जो है ये लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा, अब यहाँ पर ईसा पूर्व आ गया ना, आप समझ लीजिए कि वो जो रेफरेंस लाइन 0 था उससे लगभग 600 साल पहले, 6ठी शताब्दी का मतलब ये 600 साल पहले अंगुत्तर निकाय एक जगह है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो मिलता है। ठीक है, ये 6ठी ईसा पूर्व जो महाजनपद रहा करते थे उसका जो जानकारी जो है वो इसमें मिलती है। मतलब एक तरीके से कि महाजनपदों के बारे में आप पढ़ेंगे तो महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, 16 महाजनपदों का वर्णन है उसमें, जो कि 600 साल पूर्व थे ईसा मसीह से। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें, बौद्ध ग्रंथों में क्या है, त्रिपिटक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और ये 3 होते हैं। वो कौन कौन से हैं, नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। सत्तु पिटक होता है, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। ठीक है, अगला धर्म है हमारा जैन धर्म। तो जैन धर्म के ग्रंथों की बात अगर हम करें तो ये प्राकृत भाषा जो थी, जैसे प्राचीन काल में 3 भाषाओं की, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा और एक आपका तमिल, ये 3 भाषाओं का प्रयोग होता था, काफ़ी प्राचीन भाषा थी। तो ये जो जैन धर्म ग्रंथ थे ये प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक, और इनका जो संकलन हुआ था वो भी लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में गुजरात के वल्लभी जगह है वहाँ पर माना जाता है कि हुआ था। इसके जो सबसे वो स्थापित न करने वाले जैन धर्म के थे वो महावीर स्वामी थे और इन्होंने 14 मौलिक सिद्धांत दिए हैं। मौलिक सिद्धांत जो इनके हैं 14, वो प्राचीन ग्रंथों में हैं, जिन ग्रंथों को हम पूर्व कहते हैं। इनके मौलिक सिद्धांतों को हम पढ़ते हैं पूर्व ग्रंथों में, और पूर्व ग्रंथों को जो है वो उनको अंगों में बांटा गया है। तो 12 अंगों और 12 उप अंगों में इन पूर्व को बांटा गया है। पूर्व क्या है, ग्रंथ हैं। महावीर स्वामी ने जो मौलिक सिद्धांत दिए थे, 14 सिद्धांत प्राचीन, वो इन ग्रंथों में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से हैं, कुछ नाम यहाँ पर मैंने दे रखे हैं एग्जाम्पल के लिए जो महत्वपूर्ण है। जैसे परिशिष्ट पर्व है, आचरांग सूक्त है, कल्प सूक्त, भगवती सूक्त, और ये ओवासाद दशायो सूक्त, भद्रबाहु चरित्र और पुरुष चरित्र। ठीक है, अब वैसे तो जैन धर्म के बारे में बहुत सारी डिटेल है, आप पढ़ेंगे इसकी क्या क्या है, काफ़ी सारी जानकारी है, लेकिन यहाँ पर जो जो प्रोमिनेंट जानकारी है, बिल्कुल पीक वाली, जो इससे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बन सकता है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन की है। इसकी थोड़ी सी जानकारी हम आगे जब जैन धर्म पे पहुँचेंगे तो भी थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। अब बात आती है ऐतिहासिक एवं सामयिक ग्रंथों की। तो जो मतलब धार्मिक ग्रंथ तो नहीं हैं लेकिन इतिहास में लिखे गए हैं। ठीक है, किसी और बारे में लिखे जा सकते हैं, कोई और विषय के बारे में चर्चा हो सकती है धर्म के इतर, तो इसलिए इनको धर्मेतर साहित्य भी कहते हैं, धर्म से इतर साहित्य। ठीक है, तो तत्कालिक राजनीति और सांस्कृतिक इतिहास की बातें जो है वो इन ग्रंथों में लिखी गई हैं। मतलब किस प्रकार की संस्कृति थी, लोगों का रहन सहन, खान पान, विचारधारा और उनकी फिलॉसफी, ये सब चीज़ें आती हैं। और उस समय राजनीतिक सिस्टम कैसा था, लोग किस तरह की व्यवस्था चलती थी, इस सब के बारे में जानकारी है इन ग्रंथों में। तो इसमें मुख्य ग्रंथ जो होते हैं वो अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, गार्गी संहिता और हर्षचरित्र, मालविकाग्निमित्रम। तो ये मुख्य ग्रंथ हैं जो कि ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ हैं। बहुत सारी इतिहास की जानकारी हमें इन ग्रंथों से प्राप्त होती है। अब विदेशियों के विवरण की बात करें तो विदेशियों के विवरण सबसे पहले जान लें कि जैसे कौन कौन से विदेशी हमारे यहाँ आए थे। सबसे पहले पॉइंट में तो यही समझ लें, तो यूनानी हैं जिन्होंने लिखा है, रोमन, चीनी लेखक हैं और अरबी लेखक हैं। कुछ फेमस लेखकों के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, इनके वृत्तांतों की डिटेल नहीं है। आगे हम जब पढ़ेंगे फॉरेन अकाउंट्स तो उसमें थोड़ी सी डिटेल हम इसकी और ज़्यादा देखेंगे। तो इसमें नाम आप ध्यान रखना कि ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये इस देश का है और ये इस देश का है, ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी रहे। जैसे टेडियस हेरोडोटस ये यूनानी है, चीनी लेखक फायान, हेनियांग, इत्स्यांग चाओजी, तो ये तो आपको लग ही रहा है वुहान से मिलता जुलते नाम है सारे। और अरबी लेखक हैं अलबरूनी, सुलेमान, अल मसूदी। ठीक है, पुरातत्व संबंधी इसकी बात करें, अगला जो हमारा सोर्स था इतिहास को जानने का, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। तो इसमें इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं, मतलब पत्थर पे लिखा हुई कोई चीज़ है उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। क्योंकि पत्थर पे लोग इसलिए लिखते थे क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक टिकता था, ख़राब नहीं होता था। सिक्के मिले हैं हमें प्राचीन टाइम के बहुत सारे। बिल्डिंग रिमेन्स, जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनके अवशेष हमें मिले हैं।
और मूर्तियाँ स्कल्पचर्स हमें मिली हैं, उससे भी हमें कई सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, किस प्रकार की शैली रही होगी। चित्रकला पेंटिंग से पता चलता है, दैनिक जीवन में किस प्रकार से लोग का रहन सहन था, इसकी जानकारी हमें मिलती है। ये सारा काम जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट का है, वो पता करते हैं, एक तरीके से डिटेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं इन सब चीज़ों को देखकर। अब बात हम थोड़ी सी करते हैं अर्ली सोसाइटीज़ की, मतलब ये कि जानने की कोशिश करते हैं मानव का इतिहास कितना पुराना है और क्या है। तो ये वैसे तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेट लिखी होती है, तो इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और अगर आप थोड़ा बहुत वेरी कर देंगे तो कोई ऐसा मार्क्स, लेकिन ऑब्जेक्टिव में मार्क्स वगैरह कट सकता है, लेकिन जनरली नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। एक रफ आइडिया ही लेगा कि लगभग के में पूछा जाएगा। तो ये माना जाता है कि जो सबसे पहला मानव भारत में रहा होगा वो 2MYA लिखा है यहाँ पर, यानी 20 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 20 लाख साल पहले। 2 मिलियन ईयर्स एगो का मतलब 20 लाख साल पहले मानव भारत में रहता था। कुछ किताबों में आपको 5 लाख साल पहले मिल जाएगा, जैसे RS शर्मा की NCERT क्लास 11 की एंशिएंट इंडिया, उसमें ये डेट लिखी हुई है 5 लाख, यानी 5 लाख साल पहले भारत में मानव रहता था, ठीक है। लेकिन जो आप NCERT देखेंगे 6 क्लास की, 7 क्लास की, तो वहाँ पर ये 2 मिलियन ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बात करें विश्व की कि पूरे विश्व में सबसे पहला मानव कितना पुराना है, तो लगभग 3.5 मिलियन ईयर्स एगो है, मतलब 35 लाख साल पहले है लगभग, ठीक है, मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इतना पुराना जो मानव था वो क्या था, क्या करता था, कैसा था, तो हंटर गैदरर्स हमने उसको नाम दिया है कि वो मानव जो था वो आखेटक खाद्य संग्राहक था, मतलब उसके खाना इकट्ठा करने के तरीके के आधार पर हमने उसको नाम दिया है कि वो हंटर गैदर था। मतलब क्या करता था, जानवरों का शिकार करता था, यानी हंटिंग करता था, मछली पकड़ता था, फल हैं, नट्स हैं, पत्तियां हैं, अंडे हैं, इन सबको गैदर करता था, मतलब इन सब चीज़ें इकट्ठी करता था। तो ये सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, जंगल में मिलने वाली चीज़ें, इनको इकट्ठा करता था। अब ये सारी जानकारी मैंने बताया आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको मिली है। कैसे मिली है, तो उन्होंने क्या किया है, इस समय के टूल्स बरामद किए हैं बहुत सारे। अब जैसे इतनी पुरानी बात है, 20 लाख साल पुरानी बात है, तो कैसे पता चल गया वो क्या करता था, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, खुदाई की, और खुदाई में उन्हें बहुत सारे औजार मिले हैं। ये औजार पत्थरों के हैं और हड्डियों के हैं। इन औजारों को देखकर उन्होंने आइडियाज़ लगाए हैं, इनके कितने पुराने औजार हैं, तो इनकी कार्बन विधि से पता करा है कि ये इतने पुराने औजार हैं, और उसके बाद बताया कि जब ये औजार किसी व्यक्ति ने बनाया होगा और वो इतना पुराना है तो इस समय मानव रहता होगा, ठीक है। तो पाषाणकालीन सभ्यता जो है इसका पता कैसे लगा, तो इसके मतलब स्टोन एज सिविलाइजेशन भी रहा करती थी। तो 1863 ईस्वी में एक रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने पता किया इस चीज़ के बारे में कि पाषाणकालीन सभ्यता जो है वो भी रहा करती थी, सर्वाइव करती थी, ठीक है। अब इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि पाषाणकालीन सभ्यता जो है उसको हम अलग अलग उसमें बांटते हैं कि पाषाणकालीन सभ्यता जो है वो इतनी पुरानी है तो इसको एक बार में स्टडी नहीं किया जा सकता, तो इसको डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले हमने बोला कि पूरा पाषाण काल रहा था, और ये पीरियड कब से कब था, ये जो डेट बोली गई है यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि कुछ जगह 20 लाख साल पहले है, कुछ जगह 5 लाख साल पहले है, कुछ जगह अननोन लिखा हुआ है। तो तब से लेके 8000 BC तक इस पीरियड को हमने बोला कि ये पेलियोलिथिक पीरियड है, यानी पूरा पाषाण काल है। और ये जो पूरा पाषाण काल है इस काल को भी हमने फर्दर 3 भागों में बांटा है, लोअर पेलियोलिथिक, निम्न पुरा पाषाण काल, मिडिल पेलियोलिथिक, मध्य पुरा पाषाण काल, और अपर पेलियोलिथिक यानी उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, ये जो हमने बांटा है, ये टूल की प्रकृति के आधार पर, नेचर ऑफ द टूल, और क्लाइमेट कंडीशन में जो बदलाव हुआ था उसके आधार पर हमने ये क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। तो इन तीनों ही क्लासिफिकेशन को हम 1 बाय 1 करके देखेंगे, ठीक। तो पेलियोलिथिक में सबसे पहला आता है लोअर पेलियोलिथिक, यानी निम्न पुरा पाषाण काल। तो निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में कुछ जानकारी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ये आपके क्वेश्चंस करने के लिए सफिशिएंट है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि लोअर पेलियोलिथिक एज जो है ये बात है कहाँ पर, मतलब इसकी खुदाई हमने की कहाँ पर है, तो ये हमने खुदाई की है सोन रिवर वैली में। सोन रिवर वैली या सोहन रिवर वैली इसको हम बोलते हैं, ये पंजाब में है, आज के समय में पाकिस्तान में है, ठीक। दूसरा जगह है बेलन रिवर वैली, तो बेलन रिवर वैली में ये है, और बेलन रिवर वैली कहाँ है, ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। तो इन 2 जगह से खुदाई करने पर हमें मिली है
इतनी पुरानी जो है स्टोन्स टूल्स और इसके बारे में जानकारी। इनकी जो साइट्स हैं उस पर क्या मिला है हमें, गुफा मिली है, रॉक शेल्टर्स मिले हैं। रॉक शेल्टर का मतलब है पहाड़ के अंदर जो घर बने होते हैं। तो इसको हमने इस तरीके से, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि ये सीजनल कैंप के रूप में प्रयोग किए जाते रहे होंगे, मतलब यहाँ पर आते होंगे, रहते होंगे और फिर चले जाते होंगे। ठीक, जो उपकरण औजार हमें मिले हैं वो मिले हैं हैंड एक्सिस, हाथ वाली कुल्हाड़ी, और क्लीवर्स यानी जो गड़ासा वगैरह होता है, ये औजार हमें मिले हैं उस समय के पत्थर के। ठीक है, और ये जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, ये जो आइस एज था उसका बड़े भाग को ये कवर करता है, यानी ज़्यादातर जो है ये बड़े आइस एज में पड़ता है। यानी ये जो पीरियड था 20 लाख साल का, ये इसमें ये आइस एज इसी टाइम पे पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर जो औजार मिले हैं और कहाँ पर विश्व में औजार मिले हैं, तो इसका रेफरेंस की बात है, मतलब इस समय में क्या विश्व में और किन जगहों पर मानव था, क्या किस प्रकार से वो था। तो इसके लिए 3 बड़े बड़े कंटिनेंट हमने बताए हैं कि यूरोप था, वेस्टर्न एशिया है और अफ्रीका। यहाँ पर सेम प्रकार के टूल्स हमें मिले हैं। ठीक है, इतनी जानकारी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा पीरियड आता है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। तो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो ये मध्य पुरा पाषाण काल है, और इसका फीचर्स ये हैं कि इस समय में बेदक, खुर्सनी और वेदनियाँ ये प्रमुख औजार थे जो मिले हैं। ठीक, फलक जो थे यानी फ्लेक्स होते थे, पत्थर को आप तोड़ेंगे तो एक जैसे ऐसे एक धारदार वो एक फ्लेक बन जाएगी, फलक जिसे हम बोलेंगे, ये बहुत ज़्यादा पाए गए हैं इस समय में, ये इसकी पहचान है। ठीक है, और जो टूल बने हैं इस समय में वो सारे के सारे फ्लेक्स के टूल हैं, ज़्यादातर टूल उसी फ्लेक्स में जो है लकड़ी बांध के एक हैंडल लगा के हमने औजार का निर्माण किया है। इसकी जो मुख्य साइट है, मतलब कहाँ खुदाई की गई है यहाँ की, तो वो भी सोन वैली इंडिया में ही है। ठीक है, कुछ आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं, तो वो नर्मदा नदी के पास मिले हैं। नर्मदा नदी के पास खुदाई की गई तो वहाँ पे आर्टिफैक्ट मिले हैं, और उनकी जब कार्बन डेटिंग से पता किया तो उनका समय हमें पता चला कि ये मध्य पुरा पाषाण काल के हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है इस समय की। अगला हमारा तीसरा था अपर पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको हमने उच्च पाषाण काल कहा था। तो इसमें कुछ खास डेवलपमेंट हुए जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे आग का अभी तक व्यक्ति को पता नहीं चला था कि आग क्या होता है। ठीक है, और दूसरा इसकी जानकारी है कि क्लाइमेट, जलवायु जो थी वो थोड़ी सी गर्म होना स्टार्ट हो गई थी अब। ठीक है, थोड़ी सी क्लाइमेट जो था वो गर्म होना स्टार्ट हो गया था, ह्यूमिडिटी जो थी वो आर्द्रता थोड़ी हो गई थी। ठीक, इसकी जो मुख्य साइट है वो भीमबेटका है। ठीक, ध्यान रखेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है भीमबेटका, के बारे में बहुत जानकारी आप कलेक्ट की गई है और यहाँ से काफ़ी कुछ मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये। ठीक है, और होमो सैपियंस यानी जो आधुनिक मानव आज के समय में हम लोग जो हैं, हमारे जो पूर्वज रहे होंगे होमो सैपियंस, वो इसी अपर पैलियोलिथिक पीरियड टाइम में उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इससे पहले जो व्यक्ति थे वो हमसे मेल नहीं खाते हैं, उनकी अलग तरीके से हैं। मॉडर्न मैन जो है वो होमो सैपियंस, वो अपर पैलियोलिथिक टाइम के जो मानव है उससे मेल खाता है। ठीक है, अगला हमारा है मीजोलिथिक पीरियड। मीजोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल, और ये पीरियड की डेट जो है आप याद रखिएगा 10,000 BC से लेके 6,000 BC तक है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात क्या है, यहाँ पर वही पर्यावरणीय बदलाव अब प्रारंभ हो चुका है, क्लाइमेट चेंज हुआ है जिसकी वजह से क्या है, गर्मी बढ़ी है, और ग्रासलैंड जो थे, घास के बड़े बड़े मैदान जो है वो प्रारंभ हो गए। जब घास के मैदान इकट्ठे हो गए तो पशुपालन के लिए एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट की गई और जानवरों को चराना शुरू किया गया वहाँ पर, और एग्रीकल्चर जो थी वो भी डेवलप हो गई। ये महत्वपूर्ण है कि इस समय में एग्रीकल्चर डेवलप हुई थी। जब एग्रीकल्चर डेवलप हुई तो फिर लोगों को उसके पास रहना पड़ेगा अपनी खेती की देखभाली के लिए, तो स्थायी निवास प्रारंभ हुआ, सेटलमेंट जो थे वो स्टार्टेड हुए। टूल की बात करें इस टाइम के, तो माइक्रोलिथ हम इनको बोलते हैं, बहुत छोटे छोटे टूल्स इस समय मिलते हैं और काफ़ी अच्छे टूल्स होते हैं। लघु पाषाण इनको बोलते हैं, माइक्रोलिथ अत्यंत छोटे टूल होते हैं। ठीक है, ये मीजोलिथिक पीरियड के फीचर्स हैं। नियोलिथिक काल जो है वो सबसे नया काल है, और इसमें जो डेवलपमेंट हुए वो, इसकी पहले डेट देख लें, 6000 से लेके 1000 BC तक मानी जाती है। पॉलिश्ड टूल जो हैं, बिल्कुल बढ़िया साफ़ सुथरे टूल जो हैं पत्थर के, वो इस समय पे प्रयोग किए जाते रहे थे, कुल्हाड़ी वगैरह। इसकी जो साइट्स हैं वो महत्वपूर्ण है, बुर्जा होम, साउथ इंडिया और असम, इन जगहों पर पाई जाती हैं। कृषि और पशुपालन खूब अच्छे से प्रारंभ हो चुका था और आग का प्रयोग शुरू हो गया था। ये पॉइंट आप नोट करना, क्वेश्चन बनेगा। आग का प्रयोग कौन से समय में हुआ था? नियोलिथिक नवपाषाण काल में आग का प्रयोग मानव ने प्रारंभ किया था। अब देख लेते हैं
जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस जो हमने आपके लिए बनाए हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसको हम क्या कहते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। सारे क्वेश्चंस में यही है, तो वो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। ए ऑप्शन सही है, इसके कोई लिखित प्रमाण नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू पशु बनाया। तो ये मैंने अलग से ऐड किया है आपको बताने के लिए। कुत्ता जो है वो सबसे पहला व्यक्ति था, कुत्ते का पूर्वज एंसेस्टर जो था वो सबसे पहले पालना शुरू किया था। अगला है, आधुनिक होमो सैपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इसका आंसर आप खुद दीजिएगा। नेक्स्ट है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था। तो इसकी हाँ, आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन भी मैंने अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नवपाषाण काल में जो था आग का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम अगला लेसन जो है वो आप ज़रूर देखिएगा, और उससे आपको पता चलेगा कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था और किस प्रकार से किया था। वैसे मैं आपको इस लेसन के बता देता हूँ कि तांबे का प्रयोग किया गया था और उस युग को ताम्रयुग कहा जाता है। ठीक है, तो ताम्रयुग के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस लेसन को देखने के लिए थैंक यू। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।